हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली 8.1 है तो उसका हमने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर नोट कर रखा है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले का जो भी प्रश्न है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट ही मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्नावली का सबसे अगर आसान प्रश्न है तो यही वाला है। ठीक है, और अगर जब भी देगा ये 6 नंबर के लिए देगा, तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपका जो ABCD है, ठीक, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है ये लिखने का इसका क्या मतलब है, मतलब कि आमने सामने की जो भुजाएं होंगी ये एक दूसरे को समांतर होगा, ये वाला इसके समांतर होगा, ये वाला इसके समांतर होगा। ठीक है, और समांतर होगा तो ये आपका क्या होगा, बराबर भी होगा। ठीक है, और उसके बाद से तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। ठीक है, लंब है का मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है ये जो AP है और CQ है, ये जो विकर्ण BD है इस पर ये लंब है। लंब है का मतलब यही हुआ कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इस तरीके अगर कहीं पर भी आपको दिखे तो समझिए कि यहाँ पर 90 डिग्री का है। अगर इधर ये 90 डिग्री का है तो इधर भी आपका 90 डिग्री का होगा। उसी तरीके से ये इधर 90 डिग्री का है तो इधर भी आपका 90 डिग्री का होगा। बस यही इसका मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि जो इसमें त्रिभुज बना है APB वो सर्वांगसम है CQD के। अब APB कहाँ है तो AP और B, ये वाला जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है CQD के, CQD के इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम में ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक, बिल्कुल आसान है। सबसे पहला चीज़ दिया है हम लिख लेंगे कि जो हमारा ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आपको लिख देना है चतुर्भुज है। ये आपका पहला मामला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है मैं लिखना है कि ज्ञात करना है। ठीक है, यही वाली चीज़ उठा के लिख देना है कि नंबर 1 में हमें बताना है कि त्रिभुज जो APB है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के, ये पहला बताना है। दूसरा हमें बताना है कि जो इसमें भुजा AP है वो बराबर है CQ के। बस इतना ही हमें बताना है। आइए अब प्रमाण पर चलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर हम प्रमाण या फिर उपपत्ति। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए इसका ये वाला जो भुजा है सबसे पहले कि इसमें लिखेंगे हमें क्या दर्शाना है कि APB जो त्रिभुज APB है वो सर्वांगसम है CQD के, ये चीज़ हमें दर्शाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज APB तथा यहीं से लिख रहे हैं। ठीक है, तथा इसके स्थान पर हम तथा लिख देंगे CQD में, त्रिभुज CQD में। तथा लिखने का रीज़न ये है क्योंकि हमें पता थोड़ी है, हमें तो सिद्ध करना है ये चीज़ ना। तो हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज APB और CQD में हम देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज APB तथा CQD में। ठीक है, अब मिलाएंगे क्या क्या कारण है कि ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में अगर देखेंगे CQD में, तो ये वाला जो भुजा है इस APB के इस भुजा के बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि जो भुजा CD है वो बराबर है AB के। ठीक है, क्यों, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इतना अगर आप लिख देते हैं बहुत है। ठीक है, या फिर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के भुजा, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ताकि सामने वाले को ये चीज़ पता चल जाए कि ये चीज़ कैसे बराबर है। ठीक, उसके बाद से इस वाले त्रिभुज में APB त्रिभुज में एक जो कोण P है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और CQD में एक जो इसका कोण है Q ये भी 90 डिग्री का है, मतलब कि दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री का है। तो लिख देंगे कि कोण APB बराबर है कोण CQD के, ये वाला। ठीक है, जिसको हमें दर्शाना हो तो वो हमेशा बीच में रहता है। जैसे यहाँ पर P 90 डिग्री का है तो देखिए P यहाँ पर बीच में है। उसी तरीके से कोण CQD
ठीक है। बराबर में हम लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि दिया है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद से देखिए एक चीज़, आप ये चीज़ बताइए, अगर इस तरीके से दो रेखा खींच दिया गया, ठीक, अब कहा जा रहा है कि ये दोनों समांतर हैं, इसी में एक तिर्यक रेखा कहीं से आपको पता चल जाता है कि ये है, ठीक, ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखा है। तो आपने रेखाएं और कोण चैप्टर 6 में ही ये चीज़ पढ़ लिया था कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। सेम यही वाला प्रोसेस उठा के इस पर कर दीजिए। हमें पता है कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। अब एक तिर्यक रेखा ये है, तो क्या इसका कोण ये वाला और इस कोण के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, इसी चीज़ को तो कहते हैं एकांतर कोण। तो बस लिख दीजिए कि कोण सी डी क्यू, कोण सी डी क्यू बराबर है पी बी ए के, कोण पी बी ए के, ठीक है। कैसे? तो रीजन दे देंगे कि एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण, मामला क्लियर, ठीक है। बस अब आपको लिख देना है कि तब ये जो हमारा त्रिभुज ए पी बी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के। कैसे? तो दो कोण और एक भुजा बराबर मिल रहा है, तो लिख देंगे कि दो कोण मतलब कि ए यस ए, ठीक है। कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सिंपल आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये पहला आपका क्लियर हो गया, ये वाला हमने बता दिया। यहाँ लिखना होगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में पूछ रहा है कि जो ए पी भुजा है वो सी क्यू के बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है। ए पी है कहाँ पे? तो ये वाला जो हमारा ए पी है, ठीक है, सी क्यू के बराबर ये वाला भुजा इसके बराबर, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक। तो अब इसमें देखिए आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है, कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब संगत भुजा कौन हो जाएगा? तो इसमें आप देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा ये है, तो इस त्रिभुज के सबसे बड़ी वाली भुजा इसके संगत होगा, ये वाला भुजा इसके संगत हो जाएगा, उसी तरीके से ये वाला भुजा इसके संगत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है सी क्यू डी के, इसलिए जो हमारा भुजा ए पी है वो बराबर हो जाएगा सी क्यू के, ठीक है। रीजन दे देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, या चीज़ इसी चीज़ को शॉर्टकट में यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी। बस ये आपका दोनों क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है, जो कि आपका जो प्रश्नावली 8.1 है उसका ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है, नए वाले बुक में। तो इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी ये वाला एक समलंब है, ठीक है। ऐसा ही फिगर आपके बुक में बना दिया है, इसलिए हमने बना दिया है, जिसमें कह रहा है कि ए बी समांतर डी सी या फिर सी डी है, ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। तो कह रहा है कि और जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है, ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, थोड़ा सा हिंट इसमें लिख दे रहे हैं, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, इसको इसने कोण ए माना है, ठीक है, और इसको इसने कोण बी माना है, ठीक है। तो कह रहा है कि और उसके बाद से कोण सी और डी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने डी डी दोनों जगह लिख दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कोण जो ये डी है ये कोण सी के बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है। और लास्ट में हमें बताना है कि जो इसका ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है, तो इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है, ऐसे विकर्ण इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक, तभी तो होगा कि ए बी सी, तो इसको मिला देंगे तो आपका एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे। तो अब देखिए एक काम करते हैं, जैसे इसमें ये पूरा हमारा कोण ए हो गया, ठीक है, ये इधर हमारा कोण बी हो गया, तो फिर ये क्या होगा? यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, तो हम इसका कुछ नाम देते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए चलिए एफ नाम देते हैं, ठीक है, ये आपका ई है, ठीक है, इसको हम ई पढ़ेंगे, इसका नाम हमने एफ दे दिया है, ठीक। अब इसके बाद से एक चीज़ देखिए, तो सबसे पहले दिया है हम लिख देंगे
कि जो हमारा ए बी सी डी है, सी डी एक समलंब है, समलंब है, ठीक है, तथा ए बी समांतर सी डी या फिर डी सी है, और जो भुजा है ए डी बराबर है बी सी के, है लिख के कहानी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से ज्ञात करना है हमें, तो ज्ञात करना है तो क्या क्या हमें इसमें बताना है, तो यही वाली चीज़ बताना है, ठीक है। तो ये सामने ही है, उठा करके यहाँ पर आपको लिखना होगा बस, ठीक। आइए प्रमाण पर, तो प्रमाण में अब इसमें देखिए एक काम करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि इसमें ये जो ए डी है, भुजा ए डी है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। ये वाला भुजा इसके बराबर है, तो लिख लेंगे कि जो भुजा ए डी है वो बराबर है बी सी के, ठीक है। लिख देंगे कि दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि दिया है, ठीक। अब इसके बाद से इसमें देखिए 2-3 लाइन और आपका नीचे वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में नीचे और भी दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसमें एक रेखा खींचना होता है, ए डी के बराबर में हमें सी हमें खींचना होता था, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो नीचे आपका दिया हुआ है, तो इससे ये वाला जो रेखा है वो भी इसी के बराबर ही खींचना है, ठीक है। तो इसलिए ए डी के बराबर ये वाला भी है, ठीक है। तो लिख देंगे कि ए डी बराबर सी ई है, ठीक है। कैसे, रचना से, रचना से, ठीक। अब इसके बाद से देखिए जब ए डी के बराबर बी सी है और ए डी के बराबर सी ई भी है, तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। ए डी के बराबर ये भी है, मान लीजिए इसके बराबर ये भी है और इसी के बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे कि ए डी बराबर बी सी और ए डी बराबर सी ई, तब जो बी सी भुजा है वो बराबर हो जाएगा सी ई के, ठीक। अब आपको यहाँ से एक नियम पता होना चाहिए जो कि हमने बहुत बार बता रखा है कि अगर इस तरीके का कोई भी त्रिभुज बनता है जिसका ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब वही चीज़ समझिए कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो इसके सामने का ये कोण जो यफ है और इसके सामने का ये जो कोण ई है ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। तो लिख देंगे कि तब तो लिखें तथा कोण जो यफ है वो बराबर हो जाएगा कोण ई के, ठीक है। अब रीजन देना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे बराबर हैं, तो लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये आपको रीजन देना है, ठीक है। तब आपको मालूम चल जाए कि अच्छा ठीक है, जो भुजा बराबर थे उसी के सामने का ये दोनों कोण है इसलिए बराबर है, ठीक। अब इसके बाद से आपको एक चीज़ और नियम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि इस तरीके का कोई भी कोण है, ठीक है। कोण नहीं है, चतुर्भुज है, ठीक है। देखिए एक चीज़ कि अगर मान लीजिए ये वाला इसके समांतर है, ठीक है, जैसे कि ये वाला इसके समांतर है और ये एक रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, ये वाला एक रेखा खींचा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाओं पर एक इस तरीके से अगर तिर्यक रेखा खींचा होता है या फिर सीधा भी रेखा खींचा होता है, तो इसका ये कोण और इसका ये कोण दोनों मिल करके होता है 180 डिग्री। अब हमें नहीं पता है कि ये कितने डिग्री का और ये कितने डिग्री का, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कोण ए और कोण जो ई है ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला भी और ये वाला भी ये पूरा 180 डिग्री का होगा, ये इसका नियम होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये और ये दोनों भी मिलकर 180 डिग्री होगा, ये और ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो फिलहाल में हमें इस दोनों की ज़रूरत है तो हम इन दोनों को हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण ए प्लस कोण ई दोनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो लिख देंगे कि कोण ए, यहाँ पर लिख सकते हैं अब कोण ए प्लस कोण जो ई है दोनों मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन दे देंगे कि तिर्यक
तिर्यक रेखा के अंतःकोण, अंतःकोण, बस ये इतना रीजन दे देना है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए एक चीज़ और कि इसमें जैसे कि मान लीजिए सिंपल इस तरीके कोई रेखा खींच दिया जाए और इस पर एक इस तरीके से बना दिया जाए तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री का। उसी में अगर इस तरीके से खींच दिए तब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिल करके 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है, मतलब बनेगा ज़रूर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अब इसमें से एक खींच दिया गया है ऐसे, ठीक है, तो भी ये कितने डिग्री का बनेगा, तो भी आपका 180 डिग्री का बनेगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल आपको यही लिख देना है कि इधर का ये जो कोण B है और इधर का जो कोण F है दोनों मिलकर के 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि तथा कोण जो B है और प्लस में कोण जो F है ये दोनों मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, तो इसी चीज़ को कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म। बस सिंपल आपका हो गया। अब यहाँ से आपको मेन चीज़ आपको देखना है क्या, जैसे कि इसको एक चीज़ का काम करते हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, ताकि आगे लिखने में थोड़ा आसान रहेगा। तो अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब दो मान इस तरीके दिए, जैसे पहला मान ये है दूसरा मान ये है और दोनों का जो मेन मान है वो 180 डिग्री, जैसे कि कोण A और प्लस कोण E ये भी 180 डिग्री है, कोण B और कोण F ये भी 180 डिग्री है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि कोण A प्लस में कोण E, ठीक है, बराबर में कोण B प्लस में कोण F, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो कोण F है कोण E के बराबर है, मतलब कि ज़रूरत पड़े तो कोण E को F के स्थान पर भी रख सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो कोण F को हम E के स्थान पर भी रख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो क्या करें कि कोण A प्लस में, अब इसको हम क्या कर दें, तो चलिए इसी को हम कोण F में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, और कोण B प्लस में कोण F ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर प्लस में कोण F और यहाँ पर प्लस में कोण F ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस ये वाला कटवे करेगा तो इसलिए डायरेक्ट हम काट दिए हैं। अब क्या बचा, कोण A बराबर में कोण B, यही चीज़ हमें दर्शाना था, तो ये हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट नंबर ज्ञात कर दिया, ठीक। अब सेकेंड में हमें कोण C प्लस कोण D हमें बताना है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला हमें बताना है, ठीक। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, हमने आपको क्या बताया था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कैसे, तिर्यक रेखा के अंतःकोण। उसी तरीके से कोण B और कोण C भी आपका कितने डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 180 डिग्री, कैसे, अंतःकोण से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दूसरा नंबर डाल देते हैं, लिख देंगे, इसको मान लेते हैं कुछ समीकरण, जैसे कि इसको हमने 1 माना था ना, तो अच्छा ये चीज़ ये हमने कन्वर्ट कैसे किया है, ई के स्थान पे F हमने कैसे लिख दिया है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, बस इतना आप लिख दीजिए। तो आप कोई भी चेक करेगा समझ जाएगा कि ये चीज़ कैसे हुआ है, तो तुरंत जाएगा समीकरण 1 में और देख करके समझ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, अब लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक। तो अब लिखेंगे कि अब जो कोण A प्लस D है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण A प्लस कोण D बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। तो लिखिए तिर्यक रेखा का अंतःकोण, या फिर आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में ही अंतःकोण, ठीक है, ये भी आपका काम चला हुआ है। उसके बाद से इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कोण B और कोण C, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण B प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। ये भी हम लिख देंगे कि अंतःकोण, ठीक है, समीकरण 4, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे, अब ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है तो इसको भी ऐसे लिख देंगे कि कोण A प्लस में कोण D बराबर में, ये भी 180 डिग्री के, तो कोण B प्लस में कोण C, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर हमने समीकरण 2 में हमने क्या ज्ञात किया था कि कोण ए और कोण बी के बराबर है, मतलब ज़रूरत पड़े तो कोण बी को हम ए के स्थान पर रख सकते हैं और ए को हम बी के स्थान पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वहीं पर कुछ चेंज कर देंगे, तो इसी को चेंज कर देते हैं। कोण ए के स्थान ए है तो यहाँ पर हम बी रख देते हैं, प्लस में कोण डी बराबर में कोण बी प्लस में कोण सी। अब ये वाला बी कट जाएगा, दोनों प्लस में है तो कोण डी बराबर में कोण सी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो इधर उधर आया, तो देखिए अगर दोनों प्लस में ही है तो फिर कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर तो है ना। अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है कि कोण सी बराबर में कोण डी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, तो ये हमें बताना है, ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम में बी ए डी के। ठीक, तो ये भी आसान है, देखिए इसको। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये वाला अब हमें थर्ड नंबर बताना है। ठीक है, तो ए बी सी, तो हम क्या करते हैं, इस पर एक विकर्ण डाल देते हैं। फिर बी ए डी, अब देखिए बी ए डी कहाँ पर है, तो बी ए डी, तो बी ए डी, तो यहाँ से एक और विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बी ए डी ये वाला हमारा त्रिभुज, ठीक है, और फिर ए बी सी और इस वाले त्रिभुज में हमें बताना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे क्या, थर्ड नंबर, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में। ठीक, अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, ए बी सी में क्या देखेंगे, तो इसमें ये हमारा जो कोण ए है, ठीक है, कोण ए और कोण जो आपका बी है ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में कोण ए और इस वाले त्रिभुज का कोण बी आपस में बराबर है। ये अभी हमने सिद्ध किया है। तो लिख देंगे कि कोण ए बराबर कोण बी। कैसे कर देंगे, तो इसका समीकरण कितना हमने डाला था, समीकरण 2 हमने डाला था यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देंगे कि समीकरण 2 से, लिख देंगे कि समीकरण 2 से ये चीज़ आपका पहला क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद से ये वाला जो भुजा है ये वाला भुजा के बराबर है, ये आपके इसमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ए डी बराबर बी सी, तो ए डी और बी सी ये वाला आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कि भुजा जो ए डी है बराबर है बी सी के, ये इसमें दिया है। ठीक, अब इसके बाद से एक चीज़ देखिए कि इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें ए बी की ज़रूरत पड़ रही है, ये वाला भुजा, और जब हम इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें ए बी की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब कि जो ए बी भुजा है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा ए बी है वो बराबर हो जाएगा दोनों में। ठीक है, लिख देंगे कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है, तो लिख देंगे कि अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। कैसे, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो लिख देंगे कि यस ए यस सर्वांग समता से। ठीक है, ये वाला सर्वांग समता वाला मामला सारा हमने चैप्टर 7वां त्रिभुज में ही बता दिया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद से ये भी हो गया। अब उसके बाद बताना कि जो विकर्ण हमारा AC है विकर्ण BD के बराबर होगा, क्या ये वाला इसके बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि जब दो त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम हो जाए तो उनके ये जो संगत भुजाएं हैं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। तो हमें इसमें भुजा बताना है। ठीक है, तो देखिए इस वाले त्रिभुज का बड़ा भुजा कौन है, AC है, इस वाले त्रिभुज का बड़ा भुजा कौन है, तो BD है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि चौथा नंबर में कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है BAD के, इसलिए भुजा AC बराबर होगा BD के। रीजन दे देंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या फिर शॉर्टकट में
CPCT, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो प्रश्नावली 8.1 है वो पूरा हो गया ख़त्म। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 8.2 को हल करने वाले हैं।